दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। तो प्राइम टाइम में जिन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है मानसून के मौसम में प्रदेश और देश की गर्म सियासत। बात पहलवानों की भी होगी और बात आपसे जुड़े हुए मुद्दे की भी होगी, यानी कि यूपीआई पर। तो सबसे पहले नजर डालेंगे आज दिन भर की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नारा दिया है। उन्होंने नारा दिया है कि बीजेपी भारत छोड़ो, हमें चाहिए आज़ादी, यानी कि वो बीजेपी से आज़ादी मांग रही हैं देश की। एसीपी 2023 भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से रौंदा है और सेमीफाइनल में जापान से अब भिड़ंत होगी। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी है। बाढ़ की चपेट में आने से कई पुल टूटे हैं। 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि जो उन्हें विशेषाधिकार समिति से नोटिस मिला है उसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि फर्जी सिग्नेचर का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान में चुनावी रणभेरी बज गई है। शहबाज की सलाह पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है और अब वह चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं प्राइम टाइम की उन खबरों पर जो आज हमारा हिस्सा है प्राइम टाइम का। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में चुनाव की तैयारी है, तो भारत में भी चुनाव की तैयारी है। पाकिस्तान में पहले चुनाव होगा, भारत में बाद में होगा। 2024 में भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव में लगभग 190 दिन का समय बचा है, यानी कि 6 महीने के आसपास। और उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें हमारा हरियाणा भी है। इसलिए प्रदेश और देश की सियासत इस समय पूरे चरम पर है। तो बात करते हैं पहले अपने हरियाणा की। हरियाणा सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात चाहे पहलवानों के धरने की हो, क्लर्कों की यानी कि बाबुओं की हड़ताल की हो, और या फिर नूह मेवात में हुई हिंसा की। चारों तरफ से प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर भी है। और अब ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा में 41 सवाल दोहराने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्ष ने माहौल को पूरी तरह से गरमाया हुआ है। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के लिए भी विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाने की ठान ली है। मुख्यमंत्री खट्टर भी एक्शन में हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन समेत अधिकारियों के साथ उन्होंने आपात बैठक भी की है। इस बैठक में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल किए गए। अब परीक्षा रद्द करने या नहीं करने का मामला पूरी तरह से कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर टिका हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो सरकारी आवास है कबीर कुटीर, उस पर लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और निष्कर्ष ये निकला कि कानूनी सलाह आने के बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने 41 सवालों के दोहराने का कारण जानने के लिए भी कहा है और ये भी कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई हो। होता भी यही है, जब भी कुछ होता है तो उस पर एक्शन लेने की बात कही जाती है। तो आयोग के अधिकारियों ने ये तर्क दिया है कि पेपर बाहर की एजेंसी से तैयार कराया गया था, कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए, ताकि विपक्ष से इस मुद्दे को सरकार छीन ले, विपक्ष घेराबंदी ना कर सके। ये सारा मामला हाईकोर्ट में है। और इस परीक्षा में 41 सवाल दोहराए जाने को लेकर आयोग की तैयारी पर कितना असर पड़ेगा, तो वहीं आने वाली मुख्य परीक्षाओं को लेकर भी क्या शेड्यूल बिगड़ सकता है, इस सब पर नजर रहेगी। आयोग की तैयारी थी कि 19 और 20 अगस्त को 19 ग्रुपों की परीक्षा ले ली जाएगी, लेकिन अब इसको स्थगित करना पड़ सकता है। आयोग के मुताबिक तमाम कानूनी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही अगली परीक्षाओं का कोई शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो बात ये जो एग्जाम से जुड़ी थी। इसके बाद अगली बात पहलवानों की। तो पहलवानों ने एक बार फिर से कोशिश की है कि वो अपनी सरकार को अपने बारे में याद दिला दें। दिल्ली के राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया, लेकिन 15 अगस्त के चलते राजघाट पर धारा 144 लगी हुई है, तो इस वजह से उनको वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इजाज़त नहीं मिली। हालांकि पहलवान विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त जल्दी ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि वो कहाँ की जाएगी। तो आपको बता दें कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान कहा है कि गलत इरादे के बिना किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को ब्रजभूषण सिंह और तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। 2-3 दिन के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव भी होने हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है।
तो ये पहलवानों की बात हुई, जिस पर अब विनेश फोगाट कह रही हैं कि जल्दी वे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो बात संसद की, कि संसद के अंदर मणिपुर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आज आखिरी दिन पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी, विवाद हुआ, हंगामा हुआ और अंत में प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हुआ। इस सारे हंगामे के बीच एक नाम उभरा, कलावती। आपको याद होगा महाराष्ट्र की विधवा किसान कलावती, जिसे लेकर राजनीति पहले भी हुई थी और आज भी हो रही है। कलावती महाराष्ट्र के यवतमाल में रहती हैं और उनके पति ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। वर्ष 2008 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। कलावती ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि राहुल गांधी ने उन्हें 3 लाख रुपए का चेक भी दिया था और उनके खाते में 30 लाख रुपए डाले गए थे। कलावती के मुताबिक राहुल गांधी से मिलने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहले वे झोपड़ी में रहती थी, लेकिन अब उनके पास पक्का घर है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने बयान में कलावती का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कलावती के घर खाना खाने गए, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की। अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो कलावती की मदद की गई। गृह मंत्री के इस बयान के बाद कलावती फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कलावती यवतमाल में ही रह रही हैं। उन्होंने अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनसे मिलने आए थे, उनका परिवार गरीबी में गुजर बसर कर रहा था। अब कलावती ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने ही उनकी मदद की है, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अमित शाह ने अपने बयान में बुंदेलखंड की गरीब महिला कलावती का जिक्र किया था, लेकिन जिस कलावती की प्रतिक्रिया सामने आई वो महाराष्ट्र के यवतमाल में रह रही हैं। खैर, कलावती कोई भी हो, आज बात मणिपुर के लोगों की, वहाँ फैली हिंसा की हो रही है, जो मदद और इंसाफ की दरकार रखते हैं। आज वित्त मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया इंडिया के नारे लगे तो प्रधानमंत्री के सदन में आने पर सत्ता पक्ष ने मोदी मोदी के नारे लगाए। लेकिन लोकतंत्र की इस कार्रवाई को देखने वाली जनता को तो इंतजार है, मणिपुर में आखिर वो हिंसा की आग कब बुझेगी। देश की जनता को इंतजार है कि आखिर हरियाणा के नूह को इंसाफ कब मिलेगा, और जनता को इंतजार है उस कड़े कदम की जो ऐसी भयावह और शर्मनाक घटनाओं को रोक सके। तो ये बातें थी राजनीति की। अब एक बात आपके मतलब की। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ही जमाना है, तो इसी से जुड़ी खबर आपके लिए। आरबीआई एमपीसी की बैठक में यूपीए से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। यूपीआई लाइक पर ट्रांजैक्शन लिमिट को ₹200 से बढ़ाकर अब ₹500 तक किया गया है। इसके साथ ही यूपीआई पर ऑफलाइन पेमेंट की भी सुविधा मिलेगी। आरबीआई के गवर्नर ने बताया है कि आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है और जल्दी ही ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा भी लाई जाएगी। आरबीआई की एमपीसी की बैठक में यूपीए से जुड़ी 3 घोषणाएं की गई हैं। पहली है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कन्वर्सेशन और पेमेंट की सुविधा लाई जाएगी। दूसरी है यूपीआई पर ऑफलाइन पेमेंट की भी सुविधा मिलनी शुरू होगी। और तीसरी है कि यूपीआई लाइट पर ट्रांजैक्शन लिमिट को ₹200 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने यह भी कहा है कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 6.50% है, वो बरकरार रहेगा, जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक भारतीय रुपया जनवरी 2023 से स्टेबल बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के पार चला गया है। तो ये वो जानकारियां थी जो आपके लिए जरूरी हैं और आपके काम की हैं। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी कुछ उन मुद्दों के साथ और कुछ उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूब।